हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा वन लाइनर का सीरीज होगा वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के ऊपर में होगा। उष्मा और उष्मा गतिकी के बारे में आज जो हमारा चैप्टर डेडिकेटेड है, ये जो आज का हमारा जो सेशन है वो उष्मा और उष्मा गतिकी पर डेडिकेटेड है। तो हम लोग बात करेंगे उष्मा और उष्मा गतिकी के बारे में। अब सबसे पहले जिसमें पॉइंट आता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उष्मा और उष्मा गतिकी के अंतर्गत जो है, जो आपके टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और जो पॉइंट्स मैं समझा रहा हूं इसमें वो और अधिक क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट में हम लोग ये बात करते हैं। यहां पर कहता है संवहन द्वारा। अब यहां पर संवहन है ना। अब कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन। अब ये क्या है संवहन, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। उष्मा में दो तीन पॉइंट्स होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा उसको देख लेना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। उष्मा जो है, उष्मा उष्मा क्या है, तो याद रखिएगा उष्मा ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? इसी एनर्जी का जो मेजर करते हैं, जो मेजरमेंट स्केल होता है, उसी को कहते हैं टेम्परेचर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? टेम्परेचर। उष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं वही है टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं उष्मा। उष्मा ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। उष्मा ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसके लिए तीन विधियां हैं। एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण होता है, तीन मेथड्स होते हैं। अब तीन मेथड्स में सबसे जो पहला है वो है हमारा चालन विधि। चालन विधि को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। ये मोस्टली मेटल्स में होता है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, उसके एक छोर को हम गर्म करते हैं, तो क्या किया मैंने? यहां पे उष्मा ऊर्जा प्रदान की, उष्मा ऊर्जा प्रदान की। उष्मा ऊर्जा प्रदान करने के बाद यहीं पर हम इसको गर्म करते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर जिससे मैंने पकड़ा है, जिस छोर को, वो छोर भी थोड़ी देर के बाद जो है वो उसमें वहां भी गर्म लगने लगता है। जिस कारण से उष्मा ऊर्जा इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंची, जो उष्मा का ट्रांसफर हुआ, जो चालन हुआ, जो स्थानांतरण हुआ, इसी विधि को हम लोग क्या कह देंगे? चालन कह देते हैं। अब दूसरा जो मेथड आता है वो है संवहन। मान लेते हैं कहीं पर किसी स्थल की बात करते हैं, कोई स्थल है हमारा, यहां पर हवाएं जो है वो ठंडी है, यहां पर ठंडी हवा है जिसका टेम्परेचर कम है। उसके बाद यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, जिस कारण से हवाएं गर्म हुई और ऊपर उठ गई। हवाएं गर्म हुई और ऊपर उठ गई। क्या बना? यहां पर लो प्रेशर। अब यहां पर हवाएं ठंडी है, भारी है, तो ये नीचे है, तो यहां पर हाई प्रेशर बना, यहां पर उठने लगा हवा। तो क्या होगा कि जो हाई प्रेशर के क्षेत्र से हवाएं जो है वो लो प्रेशर की ओर भागेंगी। इस विधि से, जिस विधि से एक स्थान से उष्मा जो है दूसरे स्थान पर जा रही है, इसी को कहते हैं संवहन। दूसरा, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई बर्तन है, कोई पात्र है, इसके अंदर जल रखा हुआ है और इसको हम यहां से गर्म करते हैं, यहां से हमें हीट एनर्जी देते हैं, उष्मा ऊर्जा देते हैं, ये गर्म हो रही है। अब गर्म होने से क्या हुआ? यहां पर पानी में उबाल आना शुरू होता है। तो देखिएगा कि यहां पे बुलबुला टाइप से ऊपर उठता है। ध्यान से गौर से देखिएगा घर पे कि बुलबुला टाइप से ऊपर की ओर उठेगा, है ना। क्या होता है कि जो नीचे के तल में गर्म हवाएं, गर्म जल हो गया, वो ऊपर उठ के ऊपर चला जाता है, और जो ठंडे पानी जल होते हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। जो ठंडी जलें होती है वो नीचे की ओर आ जाती है। इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग संवहन। याद रखिएगा, संवहन क्या है कि एक बार जो ठंडी है वो नीचे रह जाएगी, जो गर्म है वो ऊपर उठ जाती है।
अब तीसरी जो विधि है वो विकिरण है। क्या है? विकिरण है, रेडिएशन है। अब यहां पर देखिएगा, मान लेते हैं कोई एक धातु है, कोई एक क्या है? धातु है। इसको हम गर्म कर देते, पूरा तप्त धातु है। तप्त धातु मतलब जिसको पूरी तरह से हमने हीट दे दिया है, पूरी तरह से गर्म कर दिया, उष्मा ऊर्जा दे दी, एकदम तपता हुआ लोहा। अब बिना संपर्क के, बिना किसी संपर्क के, यहां पर तो सब संपर्क वाली बात, यहां भी संपर्क वाली बात, यहां पर भी संपर्क, लेकिन बिना संपर्क के हमें यहां पर भी उष्मा ऊर्जा फील होता है। जैसे इसको जनरली आपने देखा होगा, ठंड के मौसम में हम लोग अलाव लगाते हैं, जो आग जलाते हैं उसको तापने के लिए, क्या आग में हाथ देते हैं? नहीं देते हैं ना। क्या करते हैं हम लोग? बाहर से ही दूरी पर हाथ रखते हैं, और क्या होता है? हमारा हाथ गर्म हो जाता है। क्या है? वहां पर तो हवाएं गर्म हो जाती है और आप तक पहुंच गए। यहां पर क्या हो रहा है? बिना किसी माध्यम के जब उष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, उस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? रेडिएशन कहेंगे, विकिरण मेथड कहेंगे। तो हमारे पास 3 विधियां थी, उन तीनों विधियों को हमने समझ लिया। अब एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, कहता है संवहन द्वारा उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा किन किन माध्यमों, किन किन तत्वों में संवहन की प्रक्रियाएं हो सकती है? तो मैंने बताया द्रव और गैसों में, सिर्फ द्रव और गैसों में संवहन हो सकता है। अगले पॉइंट में बात करें तो थर्मोफ्लास्क जो होता है, जिसमें कि पानी जो है बहुत समय तक तो नहीं, लेकिन 3-4 घंटे 5 घंटे तक गर्म या ठंडी जिस अवस्था में हम रखते हैं, उस अवस्था को मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत वो रहती है ना, जिसको हम लोग थर्मोफ्लास्क कहते हैं। कहता है थर्मोफ्लास्क में एक तरल जो है लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है ना। क्या होता है? उसमें ना ही किसी प्रकार का कोई गेन होता है, ना ही लॉस होता। अब यह गेन और लॉस की कहां से बात आ गई? हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं किसी जल को गर्म कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, और उसको रूम टेम्परेचर पर हम रख देते हैं बिना किसी उष्मा ऊर्जा को प्रदान किए हुए। अब क्या होगा? अगर उस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और उस जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, कुछ देर के बाद जो है उस जल धीरे धीरे वो जल ठंडा हो जाएगा और रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। यहां पर क्या हुआ? 100 डिग्री से 20 डिग्री पर आ गया, तो क्या हो गया? लॉस इन टेम्परेचर। तो यहां पर क्या हुआ? लॉस के द्वारा ठंडा हो गया। दूसरा विधि क्या होता है? मान लेते हैं बर्फ है, मतलब एकदम 0 डिग्री पर हम पानी को ठंडा कर लिए, ठंडा है, बर्फ नहीं बना। अब इसको हम ठंडा करके रखे हुए हैं और रख लेते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर। अब रूम टेम्परेचर पर जब हमने रखा तो वहां तो क्या है? उसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर वैल्यू क्या है? वो कम है। अब क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर आने के लिए थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा? बाहर से टेम्परेचर लेगा, खुद को गर्म करेगा। तो क्या हुआ? यहां पर लाभ लिया। तो यहां पर कहता है कि थर्मोफ्लास्क जो है उसमें बहुत लंबे समय तक जल जो है वो गर्म और ठंडा रहता है। कारण क्या है? उष्मा का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है, कोई भी लॉस या बेनिफिट नहीं है उष्मा ऊर्जा का। कारण क्या है? उसमें कोई भी ना संवहन होता है, ना चालन होता है, ना विकिरण होता है। ना संवहन होगा, ना चालन होगा, ना विकिरण होता है। इसी कारण से उसमें जो है लंबे समय तक ठंडा या गर्म जल रह जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। कहता है 100 डिग्री पर भाप, 100 डिग्री पर भाप समान तापमान पर, सेम टेम्परेचर पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन पैदा करती है। अब यहां पर एक समझने वाली बात है कि आपने इसको ऑब्जर्व करके देखा होगा, खास करके जब रोटी बनाते हैं, है ना, तो जब रोटी का भाप लगता है तो और अधिक जलन पैदा करता है। कारण क्या है? समझिएगा। यहां बात आती है अवस्था परिवर्तन की। जब हम किसी जल को 100 डिग्री तापमान तक पहुंचाते हैं, 100 डिग्री तापमान जो है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब उस स्तर पर, उस टेम्परेचर स्केल पर क्या होता है? जल जो है वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। जिस कारण से क्या होता है? अब उसको क्या होना है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना है। तो अब क्या होगा? इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट। लिक्विड से गैस में गया, चेंज इन स्टेट। लिक्विड से सॉलिड में गया, चेंज इन स्टेट। या गैस से लिक्विड में आया, चेंज इन स्टेट। तो यहां पर क्या हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब चेंज इन स्टेट होगा। तो जब चेंज इन स्टेट होता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बल्कि वो अपने अंदर कुछ उष्मा की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, ताकि जो उष्मा ऊर्जा जो है
वो उसके अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है, उसी को गुप्त उष्मा भी कह देता है। तो उस वाष्प के अंदर वो जो भाप है, उस भाप के अंदर जो है वो क्या रहता है, गुप्त उष्मा रहता है, और गुप्त उष्मा के कारण जो है वो अधिक जलन पैदा करती है। तो क्या कहता है, भाप जो है वो अधिक उष्मा प्रदान करती है, मतलब उसमें गुप्त उष्मा के रूप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर रहता है, इस कारण से जो है वो अधिक उष्मा प्रदान करती है, इसीलिए अधिक गंभीर जलन पैदा कर सकती है। अगले पॉइंट में बात करें, उबलते पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। कारण क्या है, तो भाप में गुप्त उष्मा होती है। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाप में क्या होती है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होता है, जब अवस्था परिवर्तन के दौरान जो उष्मा ऊर्जा की जो मात्रा खपत होती है, उससे वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, वही स्टोर्ड एनर्जी को क्या कह देते हैं, गुप्त उष्मा। ठीक है, गुप्त मतलब जो छुपा हुआ है, गुप्त मतलब जो छिपा हुआ है। चलिए, जिसका काम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्टेट में चेंज लाने में यूज में आता है। चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए कैलोरी की आवश्यक उष्मा लगभग 720 कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है, 720 कैलोरी होती है। मतलब कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं 1 ग्राम बर्फ है, 1 ग्राम बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचाना है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर भाप में बदलना है, तो उसमें कितना उष्मा ऊर्जा का जो खपत होगा वो कितना होगा, 720 कैलोरी होगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। कहता है द टेम्परेचर वेयर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिएगा अलग अलग फ़ारेनहाइट, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। फ़ारेनहाइट होता है, रैंकाइन होता है, र्यूमर होता है और डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, केल्विन, र्यूमर और डिग्री सेंटीग्रेड, ये 3 4 5 जो हैं वो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। तो कहता है ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का जो मेजरमेंट है वो सेम हो जाएगा। तो याद रखिएगा -40 डिग्री सी, -40 डिग्री पर -40 डिग्री टेम्परेचर जो ऐसा है कि डिग्री सेंटीग्रेड भी और डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहें दोनों सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां पर देख लीजिएगा कि हमारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो टर्म्स हैं वो चीज मैं बता देता हूं। यहां पर देखिएगा डिफरेंट जो मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स है, जैसे रैंकाइन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया और केल्विन हो गया। ये डिफरेंट जो है टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स है। और सबसे निचले पॉइंट को आप लोगों को याद कर जाना, इस पॉइंट को याद कर जाना। ये क्या है, ये जो स्केल है डिग्री में जो भी, या फिर रैंकाइन हो या फिर आपका फ़ारेनहाइट हो या केल्विन में हो, ये सारा का सारा टेम्परेचर जो है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब अगर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर हम रैंकाइन में बात करें तो 0 रैंकाइन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री होता है। अगर हम एब्सोल्यूट में बोले फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहां होता है, तो याद रखिएगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। आगे बात करें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन स्केल पर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री होता है। 273 केल्विन जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने वाला, ठीक है। और रैंकाइन में अगर हम बात करें तो 492 रैंकाइन होता है। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल पर तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और याद रखिएगा एक होता है र्यूमर में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका 0, वो है आपका 0 र्यूमर होता है। आगे हम बात करते हैं, कहता है कि अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 293 केल्विन होता है। और अगर हम रैंकाइन में बात करें तो 528 रैंकाइन होता है। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में 68.2
68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर देखिएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर हम बात करें रैंकाइन पर तो 672 रैंकाइन होता है। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस पर तो सबको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है बॉयल कर जाता है। अगर हम बात करें केल्विन स्केल पर तो 373 केल्विन जो है इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। ये सारा जो दिया हुआ है ये वाटर के लिए है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्केल्स समझ में आ गए होंगे आपको। अब क्या आता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन टेम्परेचर स्केल को कन्वर्ट करने के लिए, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि जो है मैं इसको डिफाइन कर सकूं या इसको बता सकूं। वैसे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला दैट मीन्स कि ये अगर टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस कहता है, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, थोड़ा सा क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस है, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अवेलेबल है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 होता है। अगर हमें फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाना है तो 5/9 इंटू F माइनस 32 होता है। अगर हम यहां से उसी तरह से देखें, सेल्सियस से केल्विन वाला है, फ़ारेनहाइट से केल्विन वाला है, ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसको चेंज, वैसे भी मैंने इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा कि जो वाटर का 0 डिग्री टेम्परेचर, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लो टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सेल्सियस की में बात करें, डिग्री सेल्सियस में बात करें, देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछता है डिग्री सेंटीग्रेड का लो कितना होता है, 0 डिग्री, और हाई कितना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेनली मान के चलिए, है ना। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है आपका 32 और 212, 32 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो फ़ारेनहाइट के बाद केल्विन आता है, केल्विन में कितना होता है तो 273 केल्विन होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 273 और 373 केल्विन होता है। आगे अगर हम बात करें, र्यूमर होता है, रैंकाइन होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मोस्टली आता है केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में आता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो थोड़ा सा इसको आराम से समझिएगा। कहता है जो डिग्री सी है, डिग्री सी, ठीक है, माइनस लो इंटू हाई। ठीक है, हाई माइनस लो। यहां पर ये समझिएगा क्या कहा हमने, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर स्केल है माइनस जो वैल्यू दिया हुआ, याद रखिएगा जो वैल्यू दिया हुआ है, माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। अब यहां पर देखिएगा कि अगर मान लेते हैं हम इसको एक इक्वल भाव में रखते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड वाला लेते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लो कितना है 0 अपॉन हाई 0, 100 माइनस 0, ये एक हो गया, बराबर करते हैं किसके, तो फ़ारेनहाइट के, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ठीक है, 212 माइनस 32, हाई माइनस लो। अब अगर हम बात करते हैं, बराबर करते हैं केल्विन स्केल को, क्या होगा, डिग्री केल्विन होगा, यहां पर याद रखिएगा केल्विन स्केल माइनस लो, लो में 273 अपॉन में अगर हम बात करें तो कितना है हमारा, हाई माइनस लो, 373 माइनस 273। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला का सीरीज। इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए। अब यहीं से अगर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में देगा, इस फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे, है ना। अगर हमें केल्विन से फ़ारेनहाइट में देगा, इसको कंपेयर करेंगे।
अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में देगा तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। C-10 C-0 है तो C हो जाएगा C, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, क्या हो जाएगा C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 में 32 गया तो 180 बराबर K माइनस 273 अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप काट भी सकते हैं, इसको आप काट भी सकते हैं, नीचे नीचे सबको काट दीजिए, है ना, नीचे नीचे आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से इस पे काम कर सकते हैं। अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की बात करेगा बस इस दोनों को लिख के कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे कि आपको कह देता है कि अगर मान लेते हैं C/100 बराबर F माइनस 32 अपॉन 180 है ना। अब सेल्सियस से यहां पर देख लीजिए कि क्या होगा, अगर आपको कह देगा कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड रख देंगे। अब यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर आके ऊपर चला जाएगा तो 5/100 इंटू 180 इक्वल टू F माइनस 32। 5 1 जा 5, 20 हो गया, है ना। 180 में 20 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 9 इक्वल टू F माइनस 32, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा तो F बराबर 32 प्लस 9। अब 32 9 कितना होता है 41, F बराबर 41 डिग्री हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर हम केल्विन वाला और फ़ारेनहाइट वाला दे दे, केल्विन और फ़ारेनहाइट, देखिए केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला है ना, अगर ये दे दे इस फॉर्मूला को हम इधर उधर करके ट्विस्ट करके निकाल सकते हैं तो आसानी से हमारा कोई भी वैल्यू निकल जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं 2-4 नहीं बता रहा हूं, है ना। मैं अलग से जो है इसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक हम जो है आगे पॉइंट्स में बढ़ते हैं क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, है ना। आपके लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक जो हेल्दी पुरुष होता है, एक जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं, उसके शरीर का तापमान कितना होता है तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे 36.89 होता है लेकिन 37 बोल सकते हैं उसको, है ना। लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है। केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर है केल्विन पैमाने पर, अभी हम जो बात किए कौन सा पैमाना है तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला पैमाना है। अब हम बात करते हैं डिग्री केल्विन वाला, केल्विन वाला पैमाना बात करेंगे तो कहता है केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। कितना वैल्यू होता है 310 केल्विन का वैल्यू होता है। अगले पॉइंट पर बात करें, मानव शरीर का तापमान जो है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में इसका समतुल्य तापमान कितना होता है याद रखिएगा 36.89, जिसको हमने लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली क्या कह दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे के पॉइंट में बात करते हैं। कहता है तापमान का वह पैमाना जिसका कोई ऋणात्मक मान नहीं होता है, कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, तो वो कौन सा स्केल है तो केल्विन स्केल जो है उस पर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। आगे के पॉइंट में बात करें तो कहता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान कितना होगा -93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने निकालने बता दिया है तो आप लोग निकाल के एक बार देख लेंगे। क्या कहा हमने, अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर क्या वैल्यू होगी -93.3 डिग्री सेल्सियस। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान क्या होगा, कहता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये सारा निकालने वाला है तो आप निकाल लेंगे वैल्यू। चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कहता है
कई देशों में, ठंडे देशों में पारे की तुलना में अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में इसलिए पसंद किया जाता है। याद रखिएगा, जो हम लोग जनरली जो है वो पारा थर्मोमीटर भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, उस थर्मोमीटर के भी अलग अलग जो टाइप है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखा है। जैसे टेम्परेचर के लिए अलग अलग अल्कोहल थर्मोमीटर होता है, तो फिर पारा का थर्मोमीटर होता है ना, हाई टेम्परेचर के लिए होता है, तो सब के लिए हमने डाल रखा है, उसको देखिए आप। तो कहता है कि ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहां पर पारा थर्मोमीटर की जगह पर अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। रीजन क्या है, तो पारा जो होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, क्या कहता है कि अल्कोहल का हिमांक कम होता है, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, मतलब बहुत कम, उसको बहुत ज्यादा कम करना होगा टेम्परेचर, तब जाके वो बर्फ बनेगा। इसीलिए कहता है कि वहां पर जो है, लेकिन जो आपका मर्क्यूरी है, जो पारा है, वो थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पर क्या होता है, वो जम जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए वहां पर किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है कि इसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों में, ऑटोमोबाइल इंजन जो कार बनाता है, बस बनाता है, टेम्पो बनाता है, इसको ऑटोमोबाइल कंपनी कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में, जिसमें कि कोई भी ऑयल जमे नहीं, एंटी फ्रीज के रूप में जो है वो क्या दिया जाता है, क्या जाता है एंटी फ्रीज के रूप में, क्या जाता है, तो याद रखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग जो है वो ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग। अगले पॉइंट पे बात करें, परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। कहता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, कहता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान, थ्योरीटिकली जो -273 केल्विन था हमारा, वो जो टेम्परेचर है ना, वो जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड था, डिग्री सेंटीग्रेड पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो था, वो जो टेम्परेचर है वो क्या है, परम शून्य ताप हमने कहा था। ये परम शून्य ताप जो होता है वो सैद्धांतिक रूप से, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली लोएस्ट क्या है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, थ्योरेटिकली सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है गर्म करने पर प्रसार क्या होता है, घटता है। गर्म करने पर प्रसार घटता है, लेकिन पदार्थ का घनत्व क्या घटता है, प्रसार घटता है, और पदार्थ का घनत्व जो है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या घटता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा किसी पदार्थ को, जैसे मान लेते हैं किसी लोहे को गर्म करते हैं, सीधी बात, लोहे को बहुत तेज टेम्परेचर देते हैं, बहुत अधिक उष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो पिघल जाएगा, और पिघल के क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, उसका जो मॉलिक्यूल्स था वो डेंस था, इसीलिए वो सॉलिड था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स दूर होने लगे। गर्म होने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपना स्थान जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने, मतलब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इसी कारण से क्या होता है, उसका पदार्थ का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है ना, डिक्रीज करता है। एक्सपांशन ड्यूरिंग हीटिंग डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो घट जाता है। कहता है जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, याद रखिएगा जब बर्फ पिघलता है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। सब उल्टा ही है, जल के केस में जो है हर चीज उल्टा होता है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या बर्फ पिघल रही है, इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। आयतन क्या होगा इसका, घटेगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, थर्मोस्टेट का उपयोग कहां किया जाता है। कहता है तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, एक जैसा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। कहता है थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है थर्मोस्टेट, तो टेम्परेचर से, तापमान से संबंधित है। किससे संबंधित है, तब तापमान से संबंधित है, टेम्परेचर से संबंधित है। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच, थर्मोस्टेट एक उपकरण है
किसी प्रणाली के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर को किसी सिस्टम के अंदर जो है वो थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट क्या है? एक उपकरण है जो ऑटोमेटिकली जो है रेगुलेट करता है, वो संचालित करता है किसको? टेम्परेचर को संचालित करता है किसी सिस्टम में। क्या था? रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर का जो थर्मोस्टेट होता है, जो जिसमें कि पानी वगैरह रखते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा, स्थिर तापमान बनाए रखता है, मतलब एक मेंटेन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर सेट कर देते हैं वही टेम्परेचर को वो अंदर में मेंटेन रखता है। कहता है रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज के अंदर जब हम भोजन रखते हैं उसको सबसे सुरक्षित रखने के लिए, मतलब उसको ताजा रखने के लिए जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलिए आगे के पॉइंट में बात करते हैं। आगे के पॉइंट में क्या कहता है? कहता है जब भीगे बिस्कुट को कुछ देर फ्रिज में रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्योंकि कारण क्या है? तो फ्रिज में क्या होता है? नमी को सोख लिया जाता है। याद रखिएगा, नमी कम होती है फ्रिज के अंदर, नमी कम होती है और अतिरिक्त नमी सोख ली जाती है। अतिरिक्त नमी क्या होती है? सोख ली जाती है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो उसमें क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी है उसको क्या किया? सोख लिया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है, इसीलिए वो कुरकुरे हो जाते हैं। अगले पॉइंट में बात करते हैं। जब कांच की छड़ को भाप में रखा जाता है, जब कांच की छड़ को भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब देखिए, कांच को अगर हम भाप में रख दें तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगेंगे, सॉलिड है ना, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होने लगेंगे। दूर दूर होने के कारण क्या होगा? वो धीरे धीरे लंबा हो जाता है। क्या होता है? जब कांच की छड़ को भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है और चौड़ाई भी बढ़ने लगती है, मतलब वो क्या होता है? धीरे धीरे पसरने लगता है। आगे पॉइंट में बात करें। सर्दियों में आप लकड़ी के एक लट्ठे और लोहे के एक छड़ को छूते हैं तो आपको लगेगा कि छड़ जो है वो अधिक ठंडा है। छड़ जो है अधिक ठंडा है। कारण क्या है? तो याद रखिएगा, जो चालन विधि द्वारा धातुओं में सबसे तेज चालन होता है, धातुओं में सबसे तेज चालन की विधि होती है। इसी कारण से धातु, लोहा क्या है? धातु है, उसमें चालन से तुरंत वो ठंडा हो गया, है ना, तुरंत वो ठंडा हो जाता। लेकिन लकड़ी जो है वो चालन नहीं करती है। कहता है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है। यहां पे सुचालक है, क्या है? सुचालक, मतलब अच्छा चालन होता है उसके अंदर। लकड़ी जो है कम चालन करती है, मतलब लकड़ी में कम चालन होता है, लेकिन लोहे में जो धातु होता है उसमें अच्छा चालन होता है, इसीलिए इसको कहा गया अच्छा सुचालक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है, अधिक हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, यह जलवाष्प ग्रहण करने की उसकी क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखिएगा, जब हवा का तापमान जो है, जब एयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, है ना, गर्म कर देते हैं, तो उसका क्या होगा? जलवाष्प जो वेपर होता है, वेपर को क्या कहते हैं उसको, होल्ड करने की क्षमता जो है वो हवा में बढ़ जाती है, वो हवा में बढ़ जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है? ओस नहीं बनती है। कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। हवा में जो है, हवा से भी क्या होता है? वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। इसी कारण से कहता है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। अगले पॉइंट में बात करते हैं। कहता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान बनाए रखते हैं, दोनों टेम्परेचर जो है वो बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। एयर कंडीशनर जो है, एसी जो है आर्द्रता बनाए रखता है, एसी जो है ये ह्यूमिडिटी बनाए रखता है, लेकिन एयर कूलर जो है आर्द्रता बनाए नहीं रखता। ये एक जैसा आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी नहीं बनाए रखता है, ये आर्द्रता बढ़ा देता है। देखिएगा, कूलर का कंडीशन अलग है और एसी का केस अलग है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहता है? एक कमरे में स्थापित एयर कंडीशनर, एक कमरे में अगर कोई एसी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करेगा। क्या करेगा? ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को क्या करेगा? वो कंट्रोल करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। अगले पॉइंट पे बात करें। रेगिस्तान कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है?
रेगिस्तान कूलन जो है वो शीतलन में शीतलन किस पर आधारित है? जो ठंडा करना, शीतलन मतलब डेजर्ट कूलर जो है वो किस पर बेस्ड होता है? तो याद रखिएगा इवेपोरेशन पर, इवेपोरेशन कूलिंग पर जो है वो ठंडा रहता है या वो ठंडा करता है। याद रखिएगा डेजर्ट कूलर जो है वो किस आधार पर, किस से आधारित जो है ठंडा करता है? तो याद रखिएगा इवेपोरेशन कूलिंग पर आधारित रहता है। अगले पॉइंट पर, शीतलन किसके द्वारा किया जाता है? शीतलन किसके द्वारा किया जाता है? तो संपीड़न, संपीड़ित गैस के निकलने से, संपीड़ित गैस के निकलने से, कंप्रेस्ड एयर के निकलने से जो है वो शीतलन होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है व्हेन सॉल्ट इज एडेड इनटू वाटर, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और हिमांक क्या होता है? कम हो जाता है। हिमांक फ्रीजिंग जो है वो कम हो जाता है और क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए देखिएगा कि क्वथनांक बढ़ गया मतलब वो अधिक टेम्परेचर लेके बॉयल होगा, मतलब उसका टेम्परेचर होल्ड करने का जो है बॉयल होगा, लेकिन इवापोरेट नहीं हो रहा है तो वो टेम्परेचर ज्यादा होल्ड कर रहा है। वैसे तो 100 डिग्री देंगे वो बॉयल होकर फेंकने लगेगा, खत्म हो जाएगा और जल्दी से होता है ना। अशुद्धता मिल गई ना, नमक मिलाने से क्या हो गई? उसमें अशुद्धता मिल गई। अगले पॉइंट में बात करते हैं, पेय पदार्थों को काफी समय तक गर्म एक ही तापमान पर रखने के लिए, एक ही तापमान पर रखने के लिए मतलब थर्मोफ्लास्क बोतल का जो यूज करते हैं, थर्मस बोतल की दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो चांदी की परत चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा जो बॉटल होता है, थर्मोफ्लास्क होता है, उसकी जो अंदर की जो लेयरिंग होती है उस पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। कहता है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना और अधिक आरामदायक होता है क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी गर्मियों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसीलिए गर्मियों में जो है सफेद कपड़े पहनना या फिर लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उसको पहनना जो है वो आसान होता है, उसको पहनना जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है सफेद कपड़े काले कपड़ों से अधिक गर्म होते हैं। सफेद कपड़े जो है वो काले कपड़े से कम गर्म होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सफेद कपड़े जो है काले कपड़े जो है सफेद कपड़े से अधिक गर्म होते हैं। कारण क्या है? सफेद रंग जो है अभी जस्ट मैंने बताया वो क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है, लेकिन काला रंग जो होता है वो अवशोषित कर लेता है उष्मा को, है ना। काला रंग क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है, जिससे वो जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत तेज गर्म रह जाता है। लेकिन व्हाइट क्या कर रहा है? वो परावर्तित कर दे रहा है, वो आपसे दूर भगा दे रहा है, इसीलिए वो ज्यादा गर्म नहीं रहता। कहता अधिक ठंडे होते हैं क्योंकि वे पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो व्हाइट जो है वो सबको प्रकाशित को परावर्तित कर दे रहा है, वो आपसे दूर भगा दे रहा है। लेकिन काला क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, काला गर्म हो जाता है, लेकिन व्हाइट जो है वो गर्म जल्दी नहीं होता है। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं और बात करते हैं। कहता है कि पसीने के माध्यम से शरीर से पानी का हानि निर्भर करता है। जो हम लोग गर्मी में जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो किस पर निर्भर करता है? तो कहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान पर और वायुमंडलीय आर्द्रता पर। किस पर निर्भर करता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर से पसीना कितना निकलेगा। कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन इज, मतलब पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना। जो पसीना होता है, पसीना निकलने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो है आपके शरीर से पसीना निकलता है। याद रखिएगा आपके शरीर से जो पसीना निकलता है वो किस कारण से निकलता है? तो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए निकलता है। अगले पॉइंट में बात करें तो पंखा गर्मी के मौसम में आराम का एहसास देता है क्योंकि देखिएगा हमारा बॉडी जो ठंडा रहता है पसीने के कारण, कारण क्या है? वो जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर आ रहा है, जो बॉडी पे टेम्परेचर पड़ रहा है, एक्स्ट्रा उष्मा जो पड़ रही है, वो अब उसको गर्म करेगी। उससे पहले क्या होता है? उसको अवशोषित करके जो हमारे बॉडी के अंदर मॉइस्चर है, जो पानी है, वो क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। अब क्या होता है कि हमारे शरीर स्किन और हीट के बीच में क्या आ गया? ह्यूमिडिटी आ गया, पानी आ गया पसीना के रूप में। अब क्या होगा? जो उष्मा ऊर्जा उस पर पड़ेगी वो उसको वेपर में कन्वर्ट करने में जो है वो उष्मा खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो न्यूट्रल रह जाएगा, हमारा बॉडी रूम टेम्परेचर पर रह जाएगा या फिर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उस पर रह जाएगा। कहता है पंखा जब हम चला देते हैं तो आराम का एहसास होता है। कारण क्या है? कि हवा जब तेज चलती है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। कहता है हमारा पसीना जो है तेजी से
वाष्पित हो जाता है, मतलब हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, मिट्टी के छड़ घड़े, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? फिर से वही चीज, वाष्पीकरण के कारण ठंडा रह जाता है। तो याद रखिएगा, कोई मटका में अगर हम पानी रखे हुए, ये मटका, इसमें हम पानी भर के रखे हुए, इसको ढक देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस मटके के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं। क्या होता है, जब इस मटके पर पानी पड़ता है तो बाहर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए अंदर से पानी बाहर निकल जाता है ना, अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। अब जो टेम्परेचर इस पे आएगा, जो उष्मा ऊर्जा आएगी, इस पानी को इसके अंदर से ये क्या हुआ है, बाहर निकलने के लिए इससे ऊर्जा लिया है, तो इस कारण से इसका ऊर्जा कम हो जाता है, इसका ऊर्जा जो है बढ़ जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये और कांटेक्ट में आएगा, ये वाष्पीकृत हो जाएगा, जिस कारण से अंदर के पानी का उष्मा जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, जिससे ठंडा लगने लगता है। तो ये भी कारण क्या है, इवापोरेशन है, वाष्पीकरण है। कहता है एक निश्चित दिन और समय पर, एक निश्चित दिन और समय पर चूरू में जो तापमान 48 डिग्री और शिमला में 34 डिग्री था, सभी प्रकार के समान दो धातु के कपों में चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी था। याद रखिएगा, चूरू का जो टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर हम बात करें शिमला के तो वहां का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। दोनों के जगह पर जो है धातु का कप है, उस धातु के कप में जो है चाय रखा हुआ है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, कहता है कपों में, धातु के कपों में चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड है और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पानी था, है ना, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी था। कहता है इन दोनों कपों में से कौन सा पहले कमरे के तापमान पर पहुंचेगा। अब यहां देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो 71 और 24, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 7 और यहां पर 6 2 4, 47 हो गया, है ना। अब यहां पर अगर हम देखेंगे 95 और 48 कितना है 7 और यहां पर आपका कितना बचेगा 7 और 8 बचेगा, 8 में 4 गया 4, कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, डिफरेंस कितना है, तापीय अंतर कितना है 47 डिग्री का अंतर है ना, कितना तापीय अंतर है दोनों जगह पर 47 डिग्री का डिफरेंस है ना, समझिएगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को घटाया ना, ये इसको घटाया, इसमें इसको घटा दिया, तो देखा तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है हाई और लो का, रूम टेम्परेचर का और जो बाहर का जो चाय का प्याला है, जो कप है, उसका टेम्परेचर अगर हमने देखा तो दोनों जगह पर सेम टेम्परेचर डिफरेंस है। तो मतलब क्या है, दोनों को रूम टेम्परेचर बनाने के लिए समय समान लगेगा। कहता है दोनों कप एक ही समय पर कमरे के तापमान पर पहुंचेगा, क्योंकि तापमान का अंतर जो है वो क्या है, समान है। क्लियर है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सिमिलर है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं। कहता है एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री तक 25 सेकेंड में ठंडा हो जाता है, मतलब 90 डिग्री से 75 डिग्री पे आया, तो 90 से 75 पहुंचने में कितना लॉस हुआ है, याद रखिएगा, है ना, कितना लॉस हुआ है, तो आप कह सकते हैं 5 और 1 15 डिग्री का लॉस हुआ है लगभग, है ना। कहता है 25 सेकेंड में ठंडा हो जाता है, उसी पिंड को 75 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, 75 से 60, है ना। अब उसी पिंड को 75 से 60 डिग्री कितना था, 90 से 75 डिग्री ना, तो 5 7 1 5 5 10 7 1 8 1 9, ठीक है, और यहां पर भी कितना है 75 से 60 डिग्री। कहता है कि लगभग जो है 25 सेकंड इसमें लगा था, कहता है 25 सेकंड लगभग इसमें भी लगेगा, है ना। 25 सेकंड, एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 25 सेकंड में ठंडा हो जाता है, उसी पिंड को 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने में क्या होगा, 25 सेकंड से थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले पॉइंट पे बात करें, गर्मियों के मौसम में हम उमस भरी गर्मी का अनुभव करते हैं, उमस भरी गर्मी का अनुभव करते हैं। कारण क्या है कि जब हवा में, मौसम में क्या होता है, आर्द्रता होती है, आर्द्र मौसम जब होता है तो हम अधिक उमस महसूस करते हैं। अभी देखिए बरसात का मौसम है, हम बिहार में है, बरसात का मौसम जो हो रहा है, तो बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी एयर में अधिक है,
जिस कारण से बाहर निकलने पर उमस भी महसूस होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये ह्यूमिडिटी अगर ऊपर चला जाता है तो आपको तेज गर्मी का एहसास होता है। याद रखिएगा कि जब ह्यूमिडिटी होगा एयर में तो हमें उमस महसूस होगी। अगले पॉइंट पर, शुष्क अवस्था से तात्पर्य, जेरिक कंडीशन से तात्पर्य क्या है ना? शुष्क अवस्था से तात्पर्य क्या है? मतलब हम अगर कह रहे हैं शुष्क अवस्था है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है? कम है। ह्यूमिडिटी क्या है? लो है। तो वो शुष्क, सूखा हुआ अवस्था रहेगा। अगले पॉइंट में, वायुमंडल हम पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, बहुत प्रेशर डालता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो रक्त दाब है, वायुमंडल के दाब से थोड़ा ज्यादा दाब डालता है। जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड्स हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। अगर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम हो गया, तो पिचक जाएगा आदमी, है ना? इसलिए जो है क्या होता है, क्या कहता है कि अंदर से जो प्रेशर है वो ज्यादा दबाव डाल रहा है। कौन? हमारा ब्लड जो है, रक्त जो है, वायुमंडल के दबाव से थोड़ा ज्यादा दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। कहता है अधिक ऊंचाई पर पानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलता है। कारण क्या है? वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। याद रखिएगा वायुमंडलीय सॉरी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, प्रेशर कुकर में रखना तेजी से पकता है। प्रेशर कुकर में जो खाना है वो तेजी से पकता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, अधिक टेम्परेचर पर उबलने लगता है, जिसके कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जो है वो क्या कहते हैं, जल्दी से पक जाता है। क्या कहा? प्रेशर कुकर में खाना जो है तेजी से पकता है, रैपिडली पक जाता है। इसीलिए देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर कुकर में ही सारा चीज बनाते हैं। लेकिन जो प्रेशर कुकर हम लोग यूज करते हैं, वो प्रेशर कुकर हमारे भोजन के लिए बहुत हानिकारक होता है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी के साथ और हड़बड़ी में खाते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर का कुछ भी खाने का नहीं है, क्योंकि वो ड्यूरेलियम का है, एल्यूमिनियम का होता है। चलिए आगे पॉइंट में बात करते हैं। उच्च दबाव के कारण जो है पानी अधिक टेम्परेचर रखता है, अपने अंदर अधिक टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, और वो वेपोराइज नहीं होता है। अधिक टेम्परेचर को होल्ड करने के कारण जो है उबलने लगता है, और तेजी से उबलता है, और तुरंत जो है वो खाने को पका देता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, चलते हैं। कहता है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। तो सिंपली मैंने पहले अभी बताया है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने का तापमान मुख्य रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ढक्कन में छेद का क्षेत्रफल और ढक्कन का वजन। ढक्कन का में जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल दिखेगा, छेद होता है उसका क्षेत्रफल, और जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है उसका वजन। प्रेशर कुकर के अंदर अधिकतम तापमान निर्भर करता है किस पर? शीर्ष के पर छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे वजन, मतलब उसका जो ढक्कन होता है उसके वजन पर। अगले पॉइंट पे, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? याद रखिएगा जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगता है, डेंसिटी क्या होता है? कम होने लगता है। लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं है। जल के साथ क्या होता है? पहले वॉल्यूम इंक्रीज करता है, पहले वॉल्यूम डिक्रीज करता है। पहले वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि 0 स्टेट पर सॉलिड में लगभग है तो वो क्या होता है? डेंस रहता है ना। तो क्या होता है? वॉल्यूम पहले डिक्रीज करता है। याद रखिएगा बर्फ का जो वॉल्यूम होता है ना वो अधिक होता है जल के वॉल्यूम से। कहता है पहले डिक्रीज करता है और धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज करता है। देन इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज किया उसके बाद वो इंक्रीज करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया जाए, कहता है यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया जाए तो पानी का आयतन में परिवर्तन क्या होगा? आयतन पहले घटेगा। आयतन पहले क्या होगा? घटेगा, क्योंकि यहां जो एक लिमिट होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का लिमिट होता है। याद रखिएगा कितने डिग्री का लिमिट है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का लिमिट होता है।
इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सारा गेम होता है ना। तो कहता है यहां पर कितना है, 9 से 3 है, तो पहले क्या होगा, आयतन घटेगा और फिर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहता है एक एयर कंडीशनर एसी, एक एयर कंडीशनर में वाष्पीकरण कुंडलियों, जो आपका एयर कंडीशन होता है, हाँ कंडेंसर कॉइल जो होता है उसके अंदर वाष्पीकृत कुंडलियों द्वारा कमरे की हवा जो है उससे उष्मा निकलती जाती है और संघनित्र कुंडलियों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, जिससे कि रूम जो है वो ठंडा रहता है। क्या करता है, कुंडलियों, वाष्पीकरण कुंडलियों द्वारा कमरे की हवा को जो है, कमरे की जो हवा है उसकी जो उष्मा है उसमें उसको निकाल दी जाती है और संघनित्र जो है, संघनित्र कुंडलियां जो है, कॉइल जो है उसके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है ना। इसके द्वारा क्या हुआ, उष्मा निकाला गया, इसके द्वारा जो है हवा बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है पानी से भरी बोतल जमने पर टूट जाती है, पानी से भरे बोतल जमने पर टूट जाती है। तो आपको पता है कि पानी को जब हम बियॉन्ड द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पर जब उसको फ्रीज करते हैं और वो जमना स्टार्ट हो जाता है, और जमने के क्रम में क्या होता है, उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। जल का आयतन कम होता है लेकिन पानी का आयतन जो है, बर्फ का आयतन जो है वो बढ़ने लगता है, जिस कारण से जो है प्लास्टिक का बोतल फट जाता है। तो पानी जमने पर फैलता है, फैलने का मतलब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। अगले पॉइंट पर, पानी से भरी एक कांच की बोतल कसकर बंद कॉर्क में बंद होने पर, कस के कॉर्क से बंद कर देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं और बर्फ जमने लगता है तो टूट जाता है। कारण क्या है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, है ना। तो जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है वो बॉटल का तो आयतन निश्चित है, जितना अपने बॉटल का साइज था उतने आयतन का हमने पानी रख दिया, लेकिन जब हमने उसको फ्रीज किया तो फ्रीज होने पर क्या हुआ, जमने के बाद क्या हुआ, पानी का आयतन बढ़ गया, बॉटल का आयतन तो एज इट इज रहेगा, है ना, वो तो नहीं फैलेगा ना, इसीलिए कहता है बोतल जो है वो फट गया। अगले पॉइंट में बात करते हैं, जब पानी के गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर जो है वो एक समान रह जाता है। याद रखिएगा, बर्फ का जो है घनत्व अधिक रहता है, लेकिन जब वो पानी में कन्वर्ट होता है उसका बर्फ का घनत्व जो है वो कम रहता है लेकिन आयतन अधिक रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आयतन जो है, जब पानी बनेगा बर्फ तो उसका आयतन जो है वो कम हो जाएगा, जिस कारण से वही बन के रह जाता है। आगे बात करते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर नहीं बदलेगा, याद रखिएगा पानी का स्तर जो है वो नहीं बदलेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक दो स्लाइड्स और होंगे, है ना। चलिए, कहता है बादल वाली रातें साफ बादल रहित रातों की तुलना में, बादल वाली रातें साफ बादल रहित रातों की तुलना में ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि याद रखिएगा कि पृथ्वी जो दिन में सूर्य के तपन से जो गर्म होती है, अब अगर आसमान में बादल है ना, तो क्या होगा कि जो पृथ्वी का तापमान है वो तो बढ़ा हुआ है, उष्मा ऊर्जा इसमें अधिक है। अब क्या होता है कि रात में वो ठंडी होने लगती है, रात में ठंडी होगी तो यहाँ की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने लगेगी और वातावरण वायुमंडल में जाने का प्रयास करती है, लेकिन जब बादल होता है तो वो वायुमंडल में नहीं जा पाती, वो वापस लौट के पृथ्वी तल पे आ जाती है, जिस कारण से बादल वाली रातें जो है वो गर्म रहती है। लेकिन अगर साफ आसमान है, बादल नहीं है, तो वो उस रात में क्या होता है कि सभी जो गर्म हवाएं वो उठ के वायुमंडल में चली जाती है, नीचे ठंडी हवाएं रहती है, जिस कारण से रातें जल्दी ठंडी हो जाती है। कहता है पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई गर्मी को वापस परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, जिस कारण से बादल वाला जो रात होता है वो गर्म होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, बादलों वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया बादल जमीन और हवा से गर्मी के विकिरण को रोकते हैं। जो विकिरण हो रहा है, जो रेडिएशन जा रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या किया, रोक दिया आपके तल पे, इसीलिए जो है वो गर्म हो जाता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, निम्न घने बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। उच्च पतले बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाली अवरक्त जो इंफ्रारेड वेव रेडिएशंस होते हैं उसको
का उच्च अवशोषण करते हैं, इस प्रकार गर्म प्रभाव पैदा करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठंडे कक्ष में संग्रहित फल, जो चेंबर होता है, जो क्या कहते हैं, जहां पर कि फल वगैरह ठंडा रहता है, कहता है ठंडे कक्ष में संग्रहित फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि श्वसन की दर, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का दर क्या होता है, रेट क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिस कारण से ठंडे कक्ष में, जो कि आपका जहां पर कि देखिएगा सब्जी वगैरह रखा जाता है ना, उस जगह पर देखिएगा कि जैसे अगर फ्रिज में ज्यादा टाइम तक रख दिया तो वो ज्यादा टाइम तक सुरक्षित, क्योंकि उसमें जो रेस्पिरेशन है, उसमें जो श्वसन दर है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिस कारण से वो सड़ता नहीं है। चलिए आगे पॉइंट में बात करते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो है, जो हवा में ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होता है, हवा में बढ़ जाती है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। चलिए इस स्लाइड में चलते हैं, बात करते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप अपने रूम का फ्रिज खोल दीजिए और रूम को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके मूल आयतन के आधे तक संपीड़ित किया जाए तो उसे अपने मूल आयतन में लाने के लिए उसे कितनी तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए। कहता है यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूल आयतन के आधे तक संपीड़ित किया जाता है ना, तो उसे अपने मूल आयतन में लाने के लिए कितने तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए। याद रखिएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। 327 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान के 2 गुना हो जाता है। याद रखिएगा क्या कहता है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाता है। तो अभी मैंने बताया था पहले कि कौन सा फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान किस बिंदु पर बराबर होता है, तो -40 डिग्री बताया था। तो कहता है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान जो है वो 2 गुना हो जाता है। तो कहता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 गुना हो जाता है। मेरे ख्याल से जो मैंने आज आपको बताया वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, और जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वन लाइनर की सीरीज हम दे रहे हैं, इसमें आपको अच्छा लग रहा होगा और पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताएं आपको और हम क्या बता सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।